हेलो बच्चों, आज 11th के मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी स्टार्ट होगी। पहला लेसन है सेट थ्योरी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी, सेट सेट थ्योरी। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सेट थ्योरी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। सेट थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आगे इसीलिए सबसे की बुक में जो है सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जिनका यूज़ आगे लेसन में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेट थ्योरी। चलिए देखते हैं। 11th का पार्ट है सेट थ्योरी डेफिनेशन। देखिए सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे जब, ठीक है। देखिए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड set is a well defined collection of set is a well defined collection of distinct object ठीक। मतलब सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड मतलब जो परिभाषित हो, अच्छे से ठीक से परिभाषित हो, जिनको हम कह सके। जैसे अभी कुछ एग्जांपल लेंगे, मतलब जो आपको जिनके बारे में आप श्योर हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड। मतलब सेट जो है एक विशिष्ट प्रकार के वस्तुओं का क्या है, समुच्चय है। यहाँ पर लिख सकते हैं सेट एक विशेष प्रकार के सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय है, वस्तुओं का ग्रुप है। देखिए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वस्तुओं का समूह है, ठीक। हमेशा इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे इसको हमेशा रिप्रेजेंट ऐसे मजला ब्रैकेट में ऐसे किया जाता है, इसके बीच में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4। ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है, 1 से 4 तक के नेचुरल नंबर है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसकी परिभाषा, जिसके बारे में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है या पता होता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड पे ध्यान देना, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्या, सुपरिभाषित है। मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, 4 से छोटे हैं, x लेस देन किससे, 4, r इक्वल टू, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कहलाता है, इसका समझ में आया, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन सबको समझ में आया। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक विशेष प्रकार के सुपरिभाषित वस्तुओं का क्या है, समुच्चय है, ठीक है। और इसको जैसे a इज इक्वल टू, देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। इसको अंग्रेजी में, ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको कहते हैं, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे है। अब इसे लिखना शुरू कर दें, ABC कहाँ तक, Z तक, कि सुपरिभाषित है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेकंड नंबर, जैसे मान लो ऐसे लिख लिया गया, राम श्याम, ठीक है, गीता सीता, ठीक है। ये व्यक्तियों का समुच्चय हो गया। 3 नंबर, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी, भारत में राज्यों का समुच्चय, भारत में राज्यों का समुच्चय,
ठीक है, भारत में राज्यों का समुच्चय क्या हो जाएगा। देखिए ये भी वेल डिफाइंड है, भारत में भाई राज्य हैं जितने हैं वो वेल डिफाइंड है, पता है सबको कितने हैं, फिक्स अमाउंट, तो भारत में राज्यों का समुच्चय हो गया। ठीक है, अब जरा देखो ये कैसे है, भारत में सुंदर लोगों का समुच्चय, भारत में सुंदर लोगों का समुच्चय, ठीक, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो दिस इज नॉट ए सेट, क्यों नहीं सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। सुंदर वर्ड की परिभाषा आप कैसे कह सकते हैं, किसी के लिए सुंदर हो सकता है चेहरा, किसी के लिए उसका नेचर, ठीक है, किसी के लिए कोई एक्टिविटी, मतलब हर व्यक्ति की सुंदर की परिभाषा अलग अलग है। सुंदर शब्द जो है परिभाषित नहीं है, हर व्यक्ति की जो सुंदर की परिभाषा है वो अलग अलग है। किसी के लिए फेस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए किसी का नेचर इंपॉर्टेंट, किसी का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए किसी वस्तु का सुंदर होना आप इंपॉर्टेंट है। तो जो सुंदर शब्द है इसको आप सुपरिभाषित नहीं कर सकते, तो ये वर्ड सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सेट थ्योरी सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके जो है कुछ जो है एक, जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक वर्ष में महीनों का समुच्चय है ना। चौथा है एक वर्ष में महीनों का समुच्चय। आपको पता है एकदम वेल डिफाइंड है, एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो वेल डिफाइंड है, एक वर्ष में महीनों का समुच्चय। ठीक है, ये हो गया। ऐसे एक हफ्ते में जो है सप्ताह का समुच्चय, सॉरी एक हफ्ते में दिनों का समुच्चय। ठीक है, तो ये सब आपके वेल डिफाइंड है, तो आपको आई थिंक परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ इसमें चिन्ह होते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं उनको देखेंगे। देखिए पहला ये ऐसे बनता है थोड़ा सा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल ये हो गया आपका। थर्ड नंबर पे आता है आपका, ठीक है, डियर एग्जिस्ट, ये ऐसे बनता है, इसको कहते हैं डियर एग्जिस्ट। एक ऐसे बनता है, इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। एक कॉमा लगता है, इसको कहते हैं एंड। ऐसे कुछ, हाँ ये होता है आपका यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये होता है आपका इंटरसेक्शन, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और ये कहलाता है आपका सच दैट, कुछ ऐसे है, ये ऐसे दो निशान ऊपर नीचे लगे होते हैं, इसको कहते हैं सच दैट। ठीक, ये भाषा होती है, कुछ इसके सिंबल्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। हाँ, डज नॉट इम्प्लाइज दैट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसको कहेंगे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये कुछ सिंबल्स हैं छोटे छोटे, उनको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, हाँ अब आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, चलिए देखिए सबसे पहला फॉर्म है आपका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, रोस्टर आर ट्यूबुलर फॉर्म।
इसकी हिंदी होती है आपकी, हिंदी नोट कर लीजिएगा चाहें तो, सूची अथवा सारणी विधि, सूची अथवा सारणी विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए बराबर, ऐसे मजले ब्रैकेट में 1 2 3 और 4, ये लिख लिया आपने, इसको करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड होता है आपका विजुअल मेथड। इसमें कैसे होता है, ठीक है, देखो ऐसे बनाया जाता है 1 2 3 और 4, ये विजुअल मेथड होता है, इसको सेट ऐसे कहते हैं, ऐसे, ये विजुअल मेथड। और जो तीसरा तरीका होता है उसको कहते हैं हम रोस्टर, हो गया ये हो गया। तीसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तीसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ऐसे एक्स सच दैट एक्स सच दैट x is less than 4, x such that x is less than 4 where and x belongs to नेचुरल नंबर आर इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, x एक एज ए जो है x का एक समुच्चय है, एक ऐसे x का समुच्चय है जिसमें x की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से छोटी है और x बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, ये कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर मान लो इसमें मैं दूसरा सेट बढ़ा दूँ, एक सेट और बढ़ा दूँ, ए इक्वल टू लो 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, 10 लिख लिया, 12 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब देखो इसको विजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है ये तो जानते हैं, ऐसे लिख लो 2 4 6 8 10 और 12, ये विजुअल फॉर्म हो गया। अगर सेट बी की बात करो, इसको बी से रिप्रेजेंट कर लो, तो यहाँ पे जो सेट बी लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखो सेट बी अगर हम ध्यान दें कि 2 दूनी 4 3 6, तो इसको हम लिखेंगे 2x सच दैट, मतलब जो ये लिखा है इसको हम लिखेंगे 2x सच दैट। अब देखो x इज लेस देन 12 है तो लेस देन आर इक्वल टू किससे, 6, भाई 6 दूनी 12 तक हो जाएगा। देखो 2 को 1 रखेंगे, अब तो इसका मतलब एंड x बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर। बन गया कि नहीं बन गया, देखो x का मान 1 रखेंगे, भाई आपको x रखना 6 तक, लेकिन नेचुरल नंबर से, मतलब 1 से 6 तक, 0 नहीं होगा, 1 से 6 तक। तो जब x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर हैं, x बराबर 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेगा, 6 रखेंगे 12। तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। 3 तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रोस्टर फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, और किस में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक, टाइप्स ऑफ सेट, पहला है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, इसको हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं हम, परिमित समुच्चय। देखो एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। दूसरा इनफाइनाइट सेट, सेकंड सेट होगा इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। इसकी हिंदी होती है क्या? अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, से हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एट इक्वल टू 1 2 3 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये परिमित समुच्चय हो गया, ये क्या हो गया आपका? अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये आपका परिमित समुच्चय हो गया, ये क्या हो गया आपका? अपरिमित समुच्चय। अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अब ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट हटाएं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखें, देखिए ऑर्डर ऑफ सेट आर कार्डिनल नंबर। आव्यूह का क्रम। ठीक है, आव्यूह का क्रम। चलिए देखिए, या समुच्चय का क्रम, इसको क्या लिखेंगे? समुच्चय का क्रम। ठीक, देखिए किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ही उसका क्रम कहलाती है, क्रम कहलाती है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 लिखा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 4। 1 2 3 4 है, 4 लिखा है। ठीक है, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे और ले लो, बी बराबर लिखा है राम, श्याम और मोहन, तो लिखा, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3। 3 लोग हैं, 3 लिख दिया गया। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। चलिए अगला है इक्वल सेट। इक्वल सेट हटाए, चल इक्वल सेट। देखिए ऐसे दो समुच्चय हैं, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लिया दो सेट दिए गए, ए सेट दिया गया है आपको 1 कामा 2, पी इक्वल टू दिया गया है आपको एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा आपका, दो सेट दिए गए नंबर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। ठीक, ये दिया गया है आपको, ये दोनों सेट भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हल करो, यही आएगा बी। अगर इसको हल करेंगे तो बी का मान भी क्या आएगा? एक्स का मान आ जाएगा 1 कामा 2। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? ठीक,
मतलब अवयवों की संख्या इसमें भाई ये अलग अलग फॉर्म में जरूर लिखा है x² - 3x, तो लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1,2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1,2। तो इस तरीके से आपके a और b सेट दोनों क्या हैं? बराबर है। ठीक है, या जैसे a बराबर राम, श्याम और राहुल, बी लिखा है सीता, गीता, राधा। इसमें देखो, इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है। Na बराबर कितना है? 3। और NB बराबर भी आपका कितना है? 3। तो इस तरीके से सेट A = सेट B। बस हो गया। ठीक है, इक्वल सेट हो गया, नोट कर लीजिए। सॉरी, इसमें ये वाला सेट एक चीज़ गलत हो गया है, इसमें ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, इक्वल सेट में देखो दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तो समान हो, साथ में अवयव भी समान हो। तो अवयवों की संख्या नहीं, अवयव समान हो, अवयव क्या हो? समान हो। ये चीज़ें गलत हो गई हैं, अवयव क्या हो? समान। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट, ये देख लो, ये भी क्लियर हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट, सममित समुच्चय, सममित समुच्चय। देखो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयव भिन्न हो सकते हैं, अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। अंतर समझ में आया? देखो इसमें अवयव समान होने चाहिए, 1 2 और 1 2 बराबर है, लेकिन इसमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे ए बराबर अभी मैंने लिया था, राम है, हैं, श्याम है, और राम श्याम, और मान लिया राहुल है। और बी बराबर है सीता है, गीता है या राधा है, और यहाँ पर गीता है। ठीक, अब देखो इसमें सेट के एलिमेंट इक्वल है। देखो Na बराबर 3 और NB बराबर भी 3। ठीक, लेकिन उनके अवयव अलग अलग है। इसमें राम श्याम मतलब सब जेंट्स हैं, इसमें सारी लेडीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन वो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे। देखिए आगे है नल सेट। स्टार्ट करेंगे, कौन सा सेट? नल सेट। रिक्त समुच्चय, इसको क्या कहेंगे हम? रिक्त समुच्चय। देखो एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे A इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं ऐसे, बस रिक्त समुच्चय। ये हो गया आपका कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। या A इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट लिख लो। ठीक हो गया। अब देखो
देखो दो चीज़ें देखनी है आपको, एक क्लोज इंटरवल देखना है। देखिए अंतराल को समझिए। दो तरीके के अंतराल पाए होते हैं, हटाएं इसको। देखिए अंतराल, देखो इसमें पहला अंतराल होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, इसको कहते हैं खुला अंतराल। चलो तो खुला अंतराल क्या होता है समझिए। जैसे खुला अंतराल हमेशा छोटे ब्रैकेट से, ऐसे छोटे ब्रैकेट से, या कभी कभी ऐसे उल्टे ब्रैकेट से भी दिखाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ये होता है खुले अंतराल का, ठीक है। मतलब खुला अंतराल जो होता है वो दोनों तरीके से दिखाया जाता है। एक ऐसे भी दिखा सकते हैं आप क्लोज ब्रैकेट से, और इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखा है ऐसे, नंबर लाइन देख लो। देखो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3। देखो ओपन इंटरवल अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, देखो -3 से 3 ऐसे लिखा है ना। इसमें ना तो ये 3 शामिल है, -3 शामिल है, और ना ही क्या शामिल है 3। मतलब ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे, ये देखो ऐसे। मतलब ना तो ये 3 शामिल है ना, बाकी -2, -1, -0 इस सेट में जो है, मतलब इस इंटरवल में यहाँ से -3 से बाद में, जरा सा बाद में, ठीक है। और इधर 3 से ठीक पहले, मतलब ना तो ये -3 शामिल है कंप्लीटली, या ना 3 शामिल है। क्लियर, ठीक है। तो ये कहता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है ना। अब सेकेंड होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल देख लो, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद अंतराल, बंद अंतराल। देखो बंद अंतराल अगर दिखाना है तो ऐसे ही देखो, माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है ना। अगर क्लोज दिखाना है तो इसको पूरा ऐसा डार्क कर देते हैं, ऐसे। मतलब इसको लिखते हैं ऐसे, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसमें -3 से 3, मतलब अब सारी चीज़ें शामिल है, -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो आई थिंक सब ये समझ में आ गया होगा क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं, और ओपन इंटरवल किसे कहते हैं। ओपन इंटरवल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोज इंटरवल केवल इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि इसमें -3 और 3 नहीं शामिल है, बाकी एलिमेंट शामिल है। इसमें -3 और 3 के साथ सारे एलिमेंट बीच के शामिल है, ठीक है। तो आई थिंक सबको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ एक खास बात, हमेशा इन्फिनिटी के बगल, नोट में लिख लेंगे, हमेशा सदैव इन्फिनिटी के बगल खुला अंतराल लगता है। खुला अंतराल लगता है मतलब आप हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी परिभाषित तो है नहीं, तो आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा इन्फिनिटी के साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल देखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग पढ़िए, अब आगे के टॉपिक जो है अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।